तो फ्रेंड आज से देखिए बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एक न्यू सीट शुरू कर रहे हैं जो कि सीट नंबर 1 रहने वाला है और ये आपके बिल्कुल सिलेबस के आधार पर है। इसमें आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस में न्यू क्वेश्चन ऐड करके दिया जाएगा और आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर से लगभग 30 से 40% प्रश्न पूछा जाता है जो रिजल्ट के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट हम तैयार किए हुए हैं इन प्रैक्टिस सेट को आप सभी पर डे जरूर सॉल्व कीजिएगा। डेली हम आपको 50 क्वेश्चन देंगे जो बिल्कुल न्यू प्रैक्टिस सेट है आपके सिलेबस के आधार पर। देखिए इसमें कोशिश जो किया गया है कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और उससे संबंधित जो नया क्वेश्चन बन सकता है जो आयोग के मन में आएगा जो आयोग पूछ सकता है उन चीज़ों को हम यहाँ कंप्लीट करवा देंगे आपको एक एक करके। बट जरूरी है कि मेरे साथ में आपसे जुड़ के बेहतर तरीके से तैयारी कीजिएगा और इन सेट को पर डे आपसे शुरू से अंत तक सॉल्व करके और आपसे प्रॉपर इसका नोट्स तैयार करते चलिएगा। ठीक है, तो इतना काम आपसे कर लीजिए, रिजल्ट के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। फ्रेंड जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी बिहार डीएलएड से संबंधित कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हम सभी आज का फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न का आंसर कीजिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये आपकी जुबान पर याद होना चाहिए। देखिए पहला विश्व युद्ध की बात किया जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अच्छा, कब इसका समापन हुआ था? 1918 में हुआ था। कितने वर्ष तक चला था? 4 वर्ष। इतना सा फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी। बात समझिए आप सभी। इसमें 2 पक्ष था, एक मित्र राष्ट्र एक धोरी राष्ट्र था। इतना चीज को याद रखिएगा तो काम आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि पहला विश्व युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? तो वर्साई की संधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? तो बाबू ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न आपके पेपर में निश्चित आता है, याद रखिएगा आप सभी। और जो एक्स्ट्रा प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवाते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बाबू बता रहे हैं, उसको अगर आप याद करते चल जाइएगा ना तो आपको रिजल्ट के लिए फिर सोचना नहीं होगा, बेहतर स्कोर कीजिएगा पेपर में आप सभी। तो देखिए चावल का प्रमुख उत्पादक अगर देश की बात किया जाए तो सबसे बड़ा देश है चीन, याद रखिएगा चावल का। उसके बाद अपना भारत जो है ये दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का। अच्छा, भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। ये दोनों में संघर्ष जारी है, कभी तमिलनाडु आगे रहता है तो कभी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल हालांकि हमेशा आगे है तो पश्चिम बंगाल ही आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है, यानी कि उस समय पाला नहीं पड़ना चाहिए। बता सकते हैं आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। देखिए कपास की बात किया जाए तो कपास काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा इसका उपजाऊ होता है और काली मिट्टी को हम सभी रेंगुर मिट्टी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेंगुर मिट्टी को हम सभी किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। कपास की खेती सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में किया जाता है और काली मिट्टी के उपजाऊ के लिए गर्म और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। कौन सी जलवायु? गर्म और आपका शुष्क जलवायु काफ़ी ज़रूरी है इसके लिए, बट पाला नहीं पड़ना चाहिए। बात समझे? बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप स्टार मार के याद रखिएगा, डबल स्टार मार लीजिए, प्रश्न आपके पेपर में आएगा। तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अच्छा, हिंद स्वराज की रचना कब किया गया था? तो ये 1909 में किया गया था, याद रखिएगा। और ये किस भाषा में है? गुजराती भाषा में है, ध्यान रखेंगे आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा, महात्मा गांधी से संबंधित क्या क्या प्रश्न याद रख सकते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले इसने चंपारण सत्याग्रह कब किया था? 1917 में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1918 में। इसके अलावा खेड़ा आंदोलन भी याद रखिएगा जो 1918 में ही शुरू हुआ था। इसके अलावा एक याद रखिएगा आप सभी, 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था और 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया था। इसके अलावा याद रखिएगा कि पहली बार कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन 1924 में किया था और 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत करता है और 1930 में नमक सत्याग्रह की शुरुआत करता है और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। इतना सा याद रखिएगा महात्मा गांधी जी के बारे में, अगर प्रश्न पूछना होगा तो यहीं से आ जाएगा। बताइए
किस प्रकार से आपको बता दिए, बिल्कुल आसान है चीज़ें पढ़ना, ठीक है, बट जरूरी है ध्यान से पढ़ना। यूरोप में कागज़ बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ खोला गया था? तो ये आपका इटली में खोला गया था, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? इटली में, जो कि 13वीं सदी में खोला गया था। कब? 13वीं सदी में। इतना सा याद रहेगा चीज़ें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? चलिए आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर तब तक कीजिएगा, और आप सभी एक बात हमको बताइएगा कि सेशन आप सभी वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं? बाबू वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और लगातार हम आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का कोशिश करते हैं। इसीलिए देखिएगा कंटेंट में कोई लापरवाही नहीं करते हम, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें देते हैं, चाहे हमको जितना मेहनत करना पड़े, ठीक है, बट आपको कंटेंट के लिए सोचना नहीं होगा। अगर मेरे पास अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी बिंदास रहिए और तैयारी कीजिए। साथ में आपसे वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी इतना सा काम जरूर कर दिया कीजिए, इसके लिए तो बोलना नहीं चाहिए हमको। तो कावेरी नदी पर है, याद रखिएगा आप सभी। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी नदी पर है, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधि भिन्न क्या होगा? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 किलो बराबर 1 लाख सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 5 शून्य वाला। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए इस प्रकार का भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य खनिज और डैश भंडारण के लिए समृद्ध हैं। तो खनिज और कोयला भंडारण के लिए समृद्ध हैं। अच्छा आपसे बताइएगा, अगर कोयला की बात किया जाए तो आपको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है? ब्यूटुमेन्स कोयला पाया जाता है। अच्छा कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? कभी आपका छत्तीसगढ़ तो कभी आपका उड़ीसा होता है, ठीक है, बट तीसरे स्थान पे हमेशा उत्पादन में झारखंड है। बट अगर भंडारण की बात किया जाए, भंडारण में झारखंड पहले स्थान पे आता है, याद रखिएगा आप सभी। झारखंड जो है भंडारण में पहले स्थान पे आता है, बट उत्पादन में तीसरे स्थान पे। अच्छा सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? तो याद रखिएगा कर्नाटक। कर्नाटक का कोलार खान काफ़ी ज़्यादा सोना के लिए प्रसिद्ध है। अगर वह हीरा की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश का पन्ना। अगला क्वेश्चन है कि खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है? लीजिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको दबा के याद कीजिए आप सभी। याद कर जाइएगा बाबू साहब, बिल्कुल कर जाइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि खनिज जो होता है नॉन रीनेबल होता है, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि खनिज को हम फिर से नहीं बना सकते हैं। तो वे नवीकरणीय हैं, या वे तेजी से घट रहे हैं, या देश के औद्योगिक विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है, या इनका निर्माण बहुत तेज होता है। तो आपसे बता सकते हैं क्या इसका निर्माण बहुत तेज होता है? नहीं, लाखों वर्ष लग जाता है बनने में, ठीक है। तो ये तो प्रश्न गलती हो गया। क्या ये नवीकरणीय है, इसे फिर से बनाया जा सकता है? नहीं, याद रखिएगा ये तेजी से घट रहे हैं, बिल्कुल ये तेजी से घट रहे हैं, और देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 2 और 3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रेड डाटा बुक का उद्देश्य क्या है? बता सकते हैं आप सभी, जो रेड डाटा बुक है इसका उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, समान प्रजातियों के लिए विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराना। बिल्कुल सही है कि जो समान प्रजाति है विलुप्त होने के खतरे से पहले उसको अवगत कराना है। दूसरा है संकटग्रस्त प्रजाति को सर्वमान्य रूप से चिन्हित करना, जो संकटग्रस्त है उसको चिन्हित करके रखना। तीसरा है अस्थायी स्तर पर संकटग्रस्त प्रजाति की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना, यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए रेड डाटा बुक जो है, जो पर्यावरण में संबंधित घटना हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो प्रजाति विलुप्त हो रहा है उसको संरक्षित करने का कार्य करता है वो, ठीक है। ये रेड डाटा बुक का मुख्य उद्देश्य है।
देखिए आपसे बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए जो एप्लीकेशन पे न्यू कोर्स लॉन्च किया गया था, जहां पर हम आपको टॉपिक वाइज थ्योरी क्लास कंप्लीट करवा रहे थे, साथ में आप सभी को ई बुक, नोट्स, पीडीएफ ये सारा चीज़ दिए हुए हैं। तो अगर इस बार बिहार डीएलएड में 100% सफलता पाना चाहते हैं, अगर सपना है सरकारी कॉलेज का, तो जो समय अभी आपके पास बचा हुआ है, अभी से भी आप सभी क्लास को ज्वाइन करके परफेक्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। कम समय में भी आपका बेहतर तैयारी हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें पढ़ाए हुए हैं। जो आपका सिलेबस है उसी सिलेबस के आधार पर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर अभी से भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास को, तो आप सभी हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा अभी मेहनत कर लीजिएगा ना, तो समझ लीजिए अपना 1 लाख रुपया बचा सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा अगर प्राइवेट से डीएलएड करते हैं तो लगभग 1 लाख रुपया आपका खर्चा हो जाएगा। अगर वहीं सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा ना फ्रेंड, तो लगभग 20,000 से 25,000 के बीच में समझ लीजिए आपका दोनों साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो समझ लीजिए लगभग 80,000 आप बचा सकते हैं। तो 1 लाख खर्चा करने से अच्छा है कि अभी आप सभी मिशन मोड में तैयारी कर लीजिए। अगर 1 से 2 माह अगर लगातार मेहनत कर लीजिएगा ना, तो बेस्ट तैयारी आपका हो जाएगा और हाईएस्ट स्कोर कर पाइएगा पेपर में। और हम आपके साथ में हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, लगातार आप सभी तैयारी कीजिए। देखिए कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप सभी को क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जो सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन है, युवा शक्ति का ही एप्लीकेशन है, इसको जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, उसके बाद कोर्स को आपसे ज्वाइन कर लीजिएगा। अन्यथा इस एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं, वहां से भी जाके ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो जाइए आप सभी, अभी भी समय है, मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए। और जो चीजें हम आपको पढ़ाए हुए हैं, अगर प्रॉपर उसको पढ़ के अगर नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा, तो समझ लीजिए हाईएस्ट स्कोर कर पाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है कि सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रमुख विधि कौन सा होगा, फोटोवोल्टिक होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इस्पात केंद्र समुद्र तट के निकट है। तो देखिए समुद्र तट के निकट आपका विशाखापत्तनम वाला है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा आपसे बताइएगा कि बोकारो वाला ये आपका रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था 1964 में, इसको याद रखिएगा आप सभी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भिलाई आपका किसके सहयोग से हुआ है, रूस के सहयोग से। और जमशेदपुर में आपको पता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में किया गया था, जमशेद जी टाटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना पटना नगर निगम, याद रखिएगा पटना में, और ये 1952 में सबसे पहले की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। तो ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था, ये नीदरलैंड, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य जो बन गया था वो आपका बिहार था, यानी कि ऑप्शन में इसका राइट आंसर होगा। और ये लागू कब किया गया था, इस डेट को याद रखिएगा, 2006 में लागू किया गया था। बात समझे। पंचायती राज और नगर निगम दोनों में लगभग 50% आरक्षण देने की बात कहा गया था बिहार राज्य में, और लागू 2006 में कर दिया गया। भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो देखिए भारत में राज्य सरकार का प्रमुख जो होता है, जिसके पास वास्तविक शक्ति होता है, वो आपका मुख्यमंत्री होता है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि अगर संवैधानिक प्रमुख की बात किया जाए तो वो राज्यपाल होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश को सामाजिक भेदभाव के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था। देखिए ये प्रश्न कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में भी, 2023 में भी, 2024 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यूगोस्लाविया को करना पड़ा था। और यहाँ पर टूर जो चालू हुआ था 1990 में, यानी कि विखंडन चालू हुआ था 1990 के अप्रॉक्स में। कारण क्या था, जातीय संघर्ष। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न स्तरों पर सरकार के बीच साझा की गई शक्ति को डैश भी कहते हैं। आपको पता है कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग सरकार की शक्ति विभाजित है। केंद्र सरकार के पास अलग शक्ति है, राज्य सरकार के पास अलग शक्ति है, स्थानीय सरकार के पास अलग अलग शक्ति है। तो इसे जो हमसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं, याद रखिएगा। जो सरकार के बीच साझा की गई शक्ति है उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं, ठीक है। केंद्र, राज्य सरकार और उसके बाद स्थानीय सरकार में विभाजित किया गया है शक्ति को। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है।
तो आपको पता होना चाहिए पंचायती राज व्यवस्था का महत्व क्या है, स्थानीय स्वशासन, यानी कि ऑप्शन में इसका ए राइट आंसर होगा। बात समझे। अच्छा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? 73वां संविधान संशोधन 1993 में ही दिया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, पंचायती राज का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया था? अनुच्छेद 40 में किया गया था और कहा गया था कि सभी राज्यों को कि अपने अपने राज्य में पंचायती राज लागू कीजिए, बट नहीं लागू किया। सबसे पहला लागू करने वाला राज्य जो था वो आपका राजस्थान का नागौर जिला था, याद रखिएगा। 1959 में लागू किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। बात समझे आप सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में किया था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि खाद्यान्नों जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार में हमें मुख्यतः प्राप्त होता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है ये सभी से, याद रखिएगा आप सभी। कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा स्रोत है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार। अगला क्वेश्चन है कि दूध का पीएच मान कितना होता है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, आराम से आंसर कर सकते हैं। 6.6 होता है, याद रखिएगा। और 6.6 है यानी कि ये अम्लीय है। अच्छा, रक्त का पीएच मान 7 पॉइंट क्या होता है बता सकते हैं? 6 होता है या 5 होता है, ठीक है। और वो क्षारीय होता है। अगला है कि तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? तो तत्व जो मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके जो बंध बनाता है उसे हम सभी कौन सा बंध कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। याद रहेगा आप सभी को, डायरेक्ट प्रश्न को याद कर जाइए, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग मत लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि घर का रोशनदान छत के काफ़ी निकट दिया जाता है, क्यों? बता सकते हैं? आपसे पता होगा कि घर जब बनाते हैं, रूम बनाते हैं, वेंटिलेशन छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि गर्म हवा ऊपर उठकर रोशनदान से बाहर निकल जाती है। गर्म हवा जो होता है ना, तो वो क्या करता है? ऊपर उठता है और वही रोशनदान से बाहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि व्हीटेकर का साम्राज्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा ये सभी, प्लांटी और एनीमिया, उसके बाद मोनेरा और प्रोटिस्टा और फंगी, ये सभी व्हीटेकर द्वारा दिया गया सिद्धांत था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि झिल्ली से बंधी नलिकाओं, पुट्टिकाओं और कुंडकों की एक जटिल प्रणाली है, तो इसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देखिए, जब कोशिका की बात किया जाए तो कोशिका में एक आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसे हम सभी अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, एक खुरदरी एक चिकनी होता है। जो खुरदरी होता है ना, उस पर राइबोसोम स्थित होता है, चिकनी पे कुछ नहीं होता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका नैरोबी केन्या में स्थित है, याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पे? नैरोबी केन्या में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायित्व है? तो एथिलीन, याद रखिएगा आप सभी। एथिलीन फलों के पकने के लिए उत्तरदायित्व है। तो फल को जो पकाते हैं एथिलीन का प्रयोग करके। जीन के वैकल्पिक रूपों को क्या कहा जाता है? तो इसे एली कहा जाता है, एलील कहा जाता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, एलील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी कि किसी भ्रमणशील वस्तु की चाल अगर 0.06 मीटर प्रति सेकेंड है तो इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना या किलोमीटर में इसका बराबर क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ ये पता होना चाहिए कि जो 0.06 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है तो इसको हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको 18/5 से आपको गुना करना होगा, ठीक है। इसको काटना होगा। तो अगर 18/5 से अगर इसको कट पीट कीजिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये आपका 0.116 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। तो 216 किलोमीटर होगा, 116 नहीं 216 किलोमीटर होगा, ठीक है। तो अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से गुना करना है, ठीक है। अगर वही किलोमीटर दिया रहे और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से आपको गुना करना है, तो आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की तल से h ऊंचाई से उठाई गई किसी m द्रव्यमान की वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी।
तो यहाँ पर गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा, तो यहाँ पर ऊंचाई की बात किया जाए तो h दिया हुआ है, द्रव्यमान क्या है m है, और यहाँ गुरुत्वीय त्वरण की बात किया जाए तो g हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा mgh होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर होगा। डायरेक्ट इसको आप याद कर जाइएगा। अगला है उत्प्लावन बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो इसे उत्क्षेप बल भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। उत्क्षेप बल के नाम से भी जानते हैं उत्प्लावन बल को। अगला क्वेश्चन है कि डॉल्फिन चमगादड़ जो है ये उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करके ये अपना दिशा का पता लगाते हैं, तो अल्ट्रासाउंड तरंग का उपयोग करके पता लगाते हैं। अल्ट्रासाउंड तरंग छोड़ते हैं और उसके आसपास जो बाधा होता है ना उसका वो पता कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, अधिक सिंचाई से जल का जमाव होता है, जिसके कारण से कह सकते हैं कि मिट्टी में अम्लता और लवणता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र में किसके उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर स्थापित किए जाते हैं। प्रेसिपिटेटर स्थापित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसएमपी स्थापित किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, एसएमपी इसका राइट आंसर होगा। याद रहेगा आप सभी को, डायरेक्ट प्रश्न को याद कर जाइएगा। अगला है कि मानस वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है, तो देखिए मानस जो है ये आपका असम में है। याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे, असम में। और काजीरंगा भी कहाँ पे है, असम में है, जो एक सिंग गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि इनमें से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है, तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण का एक कारण इनमें कोयला हो जाएगा, जबकि बायोमास हो जाएगा, सौर ऊर्जा और हवा। ये सभी पर्यावरण प्रदूषित नहीं करता है, जबकि कोयला करता है। कोयला जलाइएगा तो उससे धुआं निकलता है और धुआं पर्यावरण को प्रदूषित करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता, तो देखिए चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो ये चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। याद रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, बिजली की घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग है, तो ये बैगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा विचलित होता है। याद रखिएगा आप सभी, इसका तरंग धैर्य सबसे कम होता है बैगनी का, जबकि लाल का तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होता है। और विचलन की बात किया जाए तो सबसे कम विचलित होता है लाल रंग और बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। अगला हिंदी का है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद आपसे को बताना है। बता सकते हैं कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस इंद्र होगा। ठीक है, ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। डायरेक्ट इसको याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि शताब्दी शब्द उदाहरण है। देखिए शताब्दी की अगर बात किया जाए तो इसमें कौन सा समास है, शताब्दी, यानी कि यहाँ पर 7 की बात किया गया है, और जहाँ पर संख्या की बात हो जाए वो आपका द्विगु समास होगा। बात समझे, द्वंद्व समास में अपोजिट वर्ड देखने के लिए मिलता है। तत्पुरुष समास में जितने कारक का कारक विभक्ति है या जो उत्तर पद प्रधान हो वो होता है। ठीक है, जबकि कर्मधारय समास में उपमेय उपमान विशेष और विशेषण की बात होता है। अगला है तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा, यानी कि 3 रंग की यहाँ पर बात किया गया है। कितने रंग की, 3 रंग की। संख्या गिनती करने के लिए मिलाना, बिल्कुल द्विगु समास होगा इसमें। अगला है सीता किताब पढ़ती है, वाक्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। यहाँ पर सीता किताब पढ़ती है, तो सीता क्या है, उद्देश्य है। याद रखिएगा, सीता क्या करती है, किताब पढ़ती है, तो सीता एक उद्देश्य है जिसके थ्रू किताब पढ़ा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सीता उद्देश्य है, ना कि सीता विधेय है। ठीक है, तो सीता उद्देश्य है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, क्योंकि सीता के द्वारा ही किताब पढ़ी जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि पदक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है। ये असली गाय का दूध है, ये गलत होगा। ये असली गाय का दूध है, कौन सा असली गाय है, गलत वाक्य। ठीक है, ये गाय का असली दूध है, ये सही हो सकता है।
पानी से भरा एक गिलास लाओ, ये वाक्य बिल्कुल सही है। ठीक है, पानी से भरा गिलास लाओ, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, बाकी बात आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी गलत है। यहाँ पर थोड़ा सा सी पर गौर कीजिएगा कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, क्या खरगोश को काटना है उसके बाद फिर गाजर को खिलाना है? गलत वाक्य है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है कि खरगोश को गाजर काट के खिलाओ। ठीक है, ये सही होता है। अगला क्वेश्चन है कि काम का ना काज का दुश्मन अनाज का लोकोक्ति का अर्थ होगा, तो दूसरों पर बोझ बनकर रहना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ना काम का ना काज का। ठीक है, दुश्मन अनाज का, दूसरों पर बोझ बनना। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। पहला है विनय का दम घुट रहा है, सही वाक्य है। रवि अपना दोष दूसरों पर मरता है, ये भी सही वाक्य है। उसके बाद तीसरा है कि आतंकियों ने हथियार डाल दिया, दिया नहीं दिए। ठीक है, क्योंकि हथियार यहाँ पर बहुवचन है। हथियार क्या है? बहुवचन, एक वचन नहीं है, हथियार बहुवचन है। तो यहाँ पर दिया के स्थान पे दिए का उचित करना सही था कि हथियार डाल दिए। रानी पर कोई रंग ना पड़ा, ये भी सही है, तो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी गलत है वो। अगला क्वेश्चन है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इनमें से पदबंध आपको बताना है। तो अयोध्या के राजा दशरथ, तो यहाँ पर दशरथ की अगर बात किया जाए तो दशरथ क्या है? एक नाम है जो कि संज्ञा की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो नाम क्या होता है? किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जो दशरथ आप सभी देख रहे हैं ये नाम है, नाम यानी कि संज्ञा है। तो दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा क्योंकि यहाँ पर संज्ञा की बात आया हुआ है। अयोध्या के राजा दशरथ संज्ञा समूह से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भाववाचक का उदाहरण है। भाववाचक क्या है? जो अदृश्य है, जो इसे देख नहीं सकते आप सभी। ठीक है, थोड़ी देर सो लिया जाए, ये आपका भाववाचक है। हमसे उठा नहीं जा रहा है, ठीक है, ये भाववाचक है। हमसे चला नहीं जा रहा है, भाववाचक है। थोड़ी देर और सो लिया जाए, भाववाचक है। ठीक है, तो थोड़ी देर सो लिया जाए, ये भाववाचक का उदाहरण है। अगला है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका पहला वाक्य ही शुद्ध है। याद रखिएगा कि हिंदी हम में से प्रत्येक विद्यार्थी की मातृभाषा है, बाकी बात ये सभी वाक्य गलत हैं। अगला है शब्द शक्ति की भेद के अंतर्गत आता है। तो देखिए शब्द शक्ति की भेद की बात किया जाए तो इसका 3 भेद है। इसका 3 भेद कौन सा है? अविदा, लक्षणा, व्यंजना। अविदा, लक्षणा, व्यंजना। अविदा, लक्षणा, व्यंजना। तो यहाँ पर व्यंजना इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहे हैं, इस वाक्य में शब्द शक्ति है। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, गौर कीजिएगा कि नगर सेठ को देखकर विजय ने कहा कि नगर दरिद्र व्यक्ति आ रहा है, यानी कि यहाँ पर व्यंग कसा जा रहा है। तो नगर को क्या बताया जा रहा है? दरिद्र बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया है? मुख्य अर्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को ले रहा है यहाँ पे, और उस पर व्यंग कसा जा रहा है। तो जहाँ पर व्यंग कसा जाए वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होता है। तो ऑप्शन में इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, व्यंजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम के समान शंभु शंभु सम राम है में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पर किसी को किसी के समान बताया जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर अगर सामान्य बताया जाए किसी भी चीज़ को तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। राम और शंभु को एक समान बताया जा रहा है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार बिल्कुल राइट आंसर होगा कि राम के समान शंभु, शंभु सम राम है, यानी कि राम के समान शंभु है, शंभु के समान राम है। तो यहाँ श्लेष अलंकार होगा, याद रखेंगे आप सभी। अगला है जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो उसे डैश कहा जाता है। तो जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों के अधीन हो उसे उभय्या अलंकार कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। तो चलिए आज कितना ही। आज की सेट में कुल आपको 54 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं, जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। और जितने प्रश्न आपको बताए हैं और जितना एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं वो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हर चीज़ को आपसे कंप्लीट करते रहिएगा। और आप सभी पूरा 1 से लेकर 54 तक कंप्लीट किए हैं। आप सभी स्कोर बताइएगा कितने स्कोर कर पाए हैं आज की इस पेपर में। आप सभी अगर आप सभी इस पेपर में स्कोर बेहतर कर पाए होंगे तो समझ लीजिए पेपर में भी अच्छा स्कोर कर पाइएगा आप सभी, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न और यहीं से प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप सभी प्रश्न को याद भी करते चलिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर आपसे जरूर कर दीजिएगा। कल जल्द ही आपको दूसरा सेट इसका मिल जाएगा, तो उसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।